हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी को जोहार। आपको ये ध्यान में होगा कि हम लोग डेमोक्रेसी को आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको ये ध्यान में होगा कि हम लोग जेटेट का जो सोशल साइंस वाला चीज़ है उसको कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कर दें, जितना हो सके उसका क्वेश्चन भी ठीक तरीके से डिस्कस करके उसको समाप्त करके रखा जाए, क्योंकि जल्दी से अगर वो समाप्त होगा तो एटलीस्ट आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है जो ज़्यादा डिफिकल्ट है उसमें कम से कम हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाए, है ना। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है इसको सोशल साइंस वाला जो पोर्शन है इसको जल्दी से जल्दी हम लोग समाप्त कर दें। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका सोशल साइंस वाला जो चीज़ है इसमें हम लोग को मेनली 3 चीज़ों को पढ़ना है। हम लोग को हो सकता है कि इकोनॉमिक्स वगैरह सब भी डाल दे, लेकिन ये हम लोग का डाला अभी चांसेस कम है कि वो डालेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग को 3 चीज़ें तो फिक्स तरीके से पढ़नी है। कौन कौन सा 3 चीज़ है? पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है और आपका हिस्ट्री है। तो ये 3 चीज़ तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है। आपको ये ध्यान में हो कि लास्ट क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटी का सेक्शन कोशिश कर रहे हैं समाप्त करने का। पॉलिटी का जो आपका सिलेबस है, जो आपका मेनली जो सीटेट का जो सिलेबस होता है या फिर जो आपका जो जेटेट का जो पिछला जो सिलेबस था उस आधार पे भी अगर आप जाइएगा तो उसमें हम लोग को मेनली इन चीजों को हम लोग को क्या करना था, पढ़ना था। इन सभी चीजों में हम लोग कौन कौन सी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में होगा कि भाई संविधान कैसे बना है ना, कौन कौन सा संविधान में कौन कौन सा समिति बना है ना, कौन कौन से लोग थे बनाने में, कौन सी चीज को कहां से लिया गया है, कौन कौन सा डेट था जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एकदम जो लास्ट क्लास हुआ था, है ना, हम लोग का जो एग्जैक्ट जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें हम सरकार के बारे में पढ़े थे कि भाई सरकार क्या होती है, इस सरकार का काम क्या होता है, ये सरकार जो होती है कितने टाइप्स की होती है। हम लोग इसमें आपका कम्युनिस्ट सरकार देखे थे, है ना, लोकतांत्रिक सरकार देखे थे, इसमें हम लोग आपका क्या बोलते हैं जो मोनार्क सिस्टम होता है उसको देखे थे, हम लोग इसमें एरिस्टोक्रेसी देखे थे, कुलीन तंत्र को देखे थे, ट्रेनी को देखे थे। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या एक प्रकार से इसको हम लोग देख चुके थे। ओलिगार्की वाला जो चीज था ये सभी चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। उसके अलावा हम लोग राज्य सरकारों को देख चुके हैं कि भाई राज्य सरकार क्या होता है, राज्य सरकार का मेनली काम क्या होता है, राज्य सरकार किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन सभी चीजों को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। उसके बाद आपको लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग क्या, जिसमें हम लोग म्युनिसिपैलिटी को, पंचायत को, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान में हो कि फंडामेंटल राइट को और फंडामेंटल ड्यूटी को, इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग को मेनली अगर आज के क्लास में अगर आप लोग को देखे तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डेमोक्रेसी वाला जो चीज है ना, ये जो डेमोक्रेसी है इसको हम लोग आज समाप्त करेंगे। और इसके बाद में हम लोग का जो मेन चीज जो बच जाएगा वो कौन सा चीज बचेगा, तो एक बच जाएगा आपका कि भाई डाइवर्सिटी क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है ये, और एक बच जाएगा आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग का टोटल यहाँ पे 2 चीज बचेगा, एक है आपका ये और एक है आपका ये, है ना। आपको एक तो आपको आपका डाइवर्सिटी जो है वो उसको पढ़ना पड़ेगा और एक आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा उसको पढ़ना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ये हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं कोई खास आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। आज के क्लास में हम लोग इसको आपका जो डेमोक्रेसी होता है इसको, इस डेमोक्रेसी को पूरी एक तरीके से इसको समाप्त करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको समाप्त करेंगे। और इसके बाद में आज के क्लास में हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि भाई कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए थे और हम आपको बोले थे कि इसको अटेम्प्ट करिए एटलीस्ट, है ना। इसको अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको बोले थे, बहुत आसान सा प्रश्न था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में इन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लें, तो डील कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं आपका डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी होता क्या है, तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे जनता का शासन हो रहा है। अब जनता का शासन में हम आपको बताए थे कि जहां पे शासन, जहां पे जो गवर्नमेंट होता है ना, जो आपका गवर्नमेंट होता है इसका अगर मेन काम देखा जाए कि भाई आखिर जो मुख्य काम है ना, इसका जो मेन जो काम है वो क्या है, तो आपको मिलता है 2 काम, है ना। आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे कि इसका 2 काम मिलता है। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है भाई कानून को बनाना, है ना। कानून को, जितना भी कानून होता है कि जो जनता है उसके ऊपर में कानून को बनाने का काम कौन करता है, तो ये आपका सरकार करती है। तो इसका लॉ को बनाने का काम, है ना, लॉ को बनाने का काम, मेकिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम हम क्या देखे थे, तो ये जो बनाया गया है ना कानून, इस कानून को ही क्या करना है, इस कानून को एनफोर्स करना, मतलब क्या, इसको एक प्रकार से लागू करने का भी काम आपको ध्यान में रखना है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, तो आपका सरकार का ये मेनली 2 काम होता है।
अब ये जो दो काम है, अगर ये दो काम, अगर ये क्या था, ये पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में राजा ही सारा का सारा काम कर रहा है, राजा ही अपने आप से कानून बना लिया, उसको लागू करवा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके अलावा जब हम लोग देखते हैं कुलीन तंत्र आया, तो कुलीन तंत्र में क्या हुआ, कुछ लोग जो है वो लोग मिलके अपने लिए जो निर्णय है वो लोग ले लेते थे, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ ये कि भाई लोगों का शासन आया, जनता का शासन आया, और जब जनता का शासन आया तो जनता क्या करने लगी, जनता ही एक प्रकार से कानून को बनाने लगी, और इसी को लागू कराने का काम भी कौन करने लगी, जनता करने लगी। अब जब ये जनता इन कामों को करने लगी तो इसी को क्या कहा गया, इसी को आपका डेमोक्रेसी कहा गया, इसी को क्या कहा गया, आपका डेमोक्रेसी कहा गया। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो जनता है ये खुद से कैसे कर रही थी, तो ये हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि भाई ये दो प्रकार से कामों को कर रही थी, ये जो आपका कानून को बनाने वाला और इसको लागू कराने का जो काम है ये दो प्रकार से कर रही थी। ये दो प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला तो हम लोग देखे थे डायरेक्ट तरीके से कर रही थी, है ना, हम लोग देखे थे डायरेक्ट तरीके से कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड वाला जो एग्जांपल लिए थे, हम आपको बताए थे कि स्विट्जरलैंड में सिंपल से ये होता है कि भाई सरकारें जो होती है वो एक प्रकार से मतलब जितना भी कानून बनना है उन सभी कानूनों को बनने से पहले क्या किया जाता है, जनता से राय लिया जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके अलावा दूसरा कौन सा चीज होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में भी हम बताए थे। इनडायरेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आपका लोकतंत्र बोलते हैं। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट या आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या था, तो जहां पे हम खुद से कानून नहीं बना रहे लेकिन मेरे द्वारा चुने हुए लोग जो है वो कानून बना रहे हैं। जैसे भारत में जो आपको मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जहां पे क्या हो रहा है, यहां जहां पे आपका प्रतिनिधित्व, ठीक है, आपका जो प्रतिनिधि है वो आपके लिए क्या कर रहा है, तो कानून बना रहा है और कानून को पालन करा रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना कि ये क्या कहलाता है, ये डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी में जहां पे कानून को बनाने का और कानून को लागू कराने का जो काम है ये किसके पास रहता है, ये जनता के पास में रहता है। यही क्या है, यही है आपका सिंपल सा डेमोक्रेसी। अब आपको ध्यान रखना ये डेमोक्रेसी जो होता है ये मेनली दो प्रकार से होता है। ये जो काम होता है ये कानून को बनाने का काम और लागू कराने का काम, ये मेनली दो प्रकार से होता है। एक होता है जहां पे डायरेक्ट तरीके से हो रहा है, जैसे हम स्विट्जरलैंड वाला जो एग्जांपल लिए। एक होता है जो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है, जैसा कि भारत में होता है, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका चल रहा होता है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है जिसमें लोग सीधे या चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। जहां पे जो शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो शासन करने का मेन काम जो है वो आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है, इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। भाई हो जा कलर चेंज, हाँ ठीक है। हाँ तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो यहां पे आप या तो आप सीधे तरीके से या तो आप प्रतिनिधि के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप ही शासन कर रहे हैं, मतलब जनता जो है वो शासन कर रही होती है, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये कहां से आया, तो ये आया है आपका एक ग्रीस में एक लैंग्वेज चलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज, है ना। ग्रीक लैंग्वेज जो कि ग्रीस के एरिया में चलता है ना। अब ग्रीस वाला एरिया में जो ग्रीक लैंग्वेज चलता है वहां से आया है। इस शब्द का मेन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका डेमोस और एक होता है आपका क्रेटोस, ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है मेनली पीपल, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस मतलब डेमोक्रेसी बोल रहे हैं ना, डेमोस, ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे जो पहला डेमोस है, तो उस डेमोस का मतलब क्या होता है, उस डेमोस का मतलब होता है पीपल। और उसके अलावा हम लोग क्या बोले, उसके अलावा आपसे बोला गया क्रेटोस, ठीक है। अरे भाई ये जरा सा ये मेरे अरे हाँ ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि एक है डेमोस शब्द, एक है क्रेटोस शब्द। डेमोस शब्द का सिंबल सा मतलब होता है आपका जनता और क्रेटोस शब्द का मतलब होता है शक्ति। तो जब जनता के पास में शक्ति होता है, जब ये डेमोस जो होता है वो क्रेटोस, आप डेमोस और क्रेटोस जब साथ में मिलता है तो ये क्या कहलाता है, ये डेमोक्रेसी कहलाता है। जहां पे जनता के पास में क्या होता है, जनता के पास में आपका पूरा का पूरा जब शक्ति आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा होता है रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन,
ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। अब आप लोग सुने होंगे भाई, एक थे अब्राहम लिंकन, है ना, एक अब्राहम लिंकन का आप लोग नाम सुने होंगे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का आप लोग नाम सुने होंगे। वो क्या बोले थे, वो ना उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है जो आप लोग हमेशा सुने होंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो ऑफ, बाय एंड फॉर, ठीक है, मतलब कि जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, ठीक है, बाय द पीपल, एंड जनता के लिए शासन, ठीक है। तो जब जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के लिए शासन जब होगा, तो यही क्या कहलाएगा, यही आपका डेमोक्रेसी कहलाएगा। किसके द्वारा बोला गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया है। ये कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, के का नाम आप लोग नाम सुनेंगे। उसके अलावा आपको एक नाम ध्यान में रखना है, एवी डाइसी। एवी डाइसी क्या बोला है, तो एवी डाइसी का सिंपल से ये कहना था कि भाई डेमोक्रेसी वो होता है जहां पे मेजोरिटी का शासन होता है। मेजोरिटी मतलब बहुमत का जहां पे शासन है। बहुमत मतलब मान के चलते हैं 100 लोग हैं और उन 100 लोगों में से अगर 50 प्लस एक व्यक्ति अगर उस चीज को करना चाहता है, मतलब 51 व्यक्ति अगर उस चीज को करना चाहता है, तो वो क्या होगा, वो एक प्रकार से बहुमत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहुमत कहलाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुमत का जब शासन होता है, बहुमत जो चाहती है वो चीज जब होता है, तो यही क्या है, यही है आपका डेमोक्रेसी, है ना। हम अगर ज्यादातर लोग जिसको जितवाना चाहते हैं वही जीतता है ना। तो यही क्या, यही है आपका डेमोक्रेसी है। तो ये आपको किसके द्वारा बोला गया है, एवी डाइसी के द्वारा। तो दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने हैं। एक है आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन क्या बोले हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो सरकार होता है ये, है ना। तो यही आपका कहलाता है क्या, डेमोक्रेसी। और उसके अलावा आपका एवी डाइसी है। एवी डाइसी सिंपल से बोले जब आपका मेजोरिटी का शासन होता है, जब आपका बहुमत का जब आपके पास में शासन होता है, तो वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है डेमोक्रेसी। उम्मीद है कि यहां तक कोई खास आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे भाई जितना पढ़ना है एटलीस्ट ऐसा पढ़ें कि हम लोग को एक बार में वो याद हो जाए, ठीक है। दोबारा हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो इतना अच्छा से हो जाए कि हाँ कल को अगर हम बच्चों को पढ़ाएं कभी और सही में जब बच्चे पूछे तो हाँ हम उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी पाए, है ना। ऐसा ना हो कि उनको समझाने में दिक्कत हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वैसा ना हो, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है। अब आते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम बता चुके हैं जहां पे जनता डायरेक्टली शासन करती है डिसीजन मेकिंग में। कोई भी निर्णय जब लेना हो कि भाई कोई कानून बनाना है, किसी कानून को निरस्त करना है, किसी को शासन में लाना है, किसी को शासन से हटाना है, ये सारा का सारा पावर जब जनता के पास में रहे, जनता डायरेक्टली उस चीज को के ऊपर में वो निर्णय ले सकता है ना। मेरे लिए कोई और निर्णय नहीं लेगा, हम जो है वो खुद निर्णय लेंगे। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये कहां पे आपको मिलता है, तो ये आपको स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं। रेफरेंडम मतलब कि इनसे कुछ भी होता है, कोई भी कानून जब बनता है, कोई भी जब लॉ बन रहा होता है, तो क्या होता है, इनसे पूछा जाता है, ठीक है। इनसे पूछा जाता है, इनसे आस्क किया जाता है कि भाई बताइए आपको क्या सही है, आप क्या चाहते हैं, यस या नो, ठीक है। तो इस आधार पे क्या होता है, इनसे कोई भी कानून को बनने से पहले यहां पे रेफरेंडम किया जाता है। यहां पे जो जनता है वो पहल कर सकती है, जैसे यहां पे इनिशिएटिव जो है वो जनता खुद से कर सकती है। मान के चलते हैं कि हमको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई एक कानून बनना चाहिए, है ना, एक कानून बनना चाहिए कि सड़कों में जो हॉर्न जो ये लोग बजाते हुए जाते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर में कोई कानून बनना चाहिए। हम क्या किए, हम खुद से आए और खुद से कानून बनाने के लिए हम पहल कर सकते हैं, ठीक है। हम मेरे लिए कोई और पहल नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम जिसको जितवा के भेजें वो मेरे लिए पहल करेगा तभी कानून बनेगा। अगर जनता कुछ चाह रही है कि इसके ऊपर में कानून बनना चाहिए तो वो वहां पे बन सकता है। तो यहाँ पे क्या, जनता खुद से पहल कर सकती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपका होता है, एक होता है राइट टू रिकॉल, ठीक है, राइट टू रिकॉल। अब ये राइट टू रिकॉल क्या होता है, तो आप एक बार अभी सुने होंगे, अगर आप लोग थोड़ा न्यूज अगर आप लोग फॉलो करते होंगे, तो एक है आपके, ठीक है, राघव चड्ढा, है ना। राघव चड्ढा का आप लोग नाम सुने होंगे, कौन है ये, तो आपको पता होगा भाई, परिणीति जो चोपड़ा है उसके जो हस्बैंड है उनका नाम है राघव चड्ढा। और ये क्या है, ये आपका
आम आदमी पार्टी के ये क्या है, आम आदमी पार्टी के मेनली एक नेता है। इनके द्वारा कुछ दिन पहले एक उठाया गया कि भाई जनता के पास में राइट टू रिकॉल होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये राइट टू रिकॉल आखिर होता क्या? राइट टू रिकॉल का मतलब ये है कि अगर हमको, जैसे अगर मान के चलते हैं भाई अभी इलेक्शन हुआ है ना, अभी क्या हुआ, अभी आपको मिलता है कि भाई अभी हुआ है इलेक्शन, अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है, आपको दिखता है इलेक्शन हुआ है अभी, है ना। अब ये जो इलेक्शन हुआ है इस आधार पे आप क्या करते हैं, आप 5 साल के लिए किसी को चुन लेते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि ये 5 साल तक अच्छा ही काम करे, अगर ये 5 साल में कुछ गलत काम करता है, अगर ये कुछ भी गलत काम करता है तो आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लोग इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसको बुला सकते हैं वापस। अगर कुछ ये गलत काम कर रहा है जो कि हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो इसको हम 5 साल से पहले, इसका टर्म खत्म होने से पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बुला सकते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ। तो ये जो पावर है इसको हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग राइट टू रिकॉल बोलते हैं, राइट टू रिकॉल। और ये जो राइट टू रिकॉल ये कहां पे होता है, तो जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहां पे राइट टू रिकॉल होता है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान है, कोई खास इसमें मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। चलिए जरा सा 1 मिनट बस। राइट टू रिकॉल, चलिए उम्मीद है यहां समझ में आया होगा आपको। कहां गया भाई, ये है आपका राइट टू रिकॉल। उसके अलावा आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है, पहला तो हम लोग देख लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन कौन सा चीज होता है, कौन कौन सा फीचर है। एक है आपका राइट टू रेफरेंडम, ठीक है, आप कोई भी चीज हो रहा है तो आप पूछ रहे हैं कि आपसे ये चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जनप्रतिनिधि, आप खुद से कोई भी कानून बनाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आपको राइट टू रिकॉल मिलता है, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको मिलता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि आपको भारत में है भाई। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पे जनता खुद से शासन नहीं कर रही होती है, जनता के बिहाफ में कोई और शासन कर रहा होता है। हम लोग चुन के किसी को भेजते हैं और वो मेरे लिए शासन कर रहा होता है, मेरे लिए कानून बना रहा होता है, और उस कानून को लागू कराने का भी काम वो क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पीपल, मतलब पीपल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो क्या करते हैं, जो कि उनके लिए शासन कर रहे होते हैं। कहां कहां का एग्जांपल आपको मिलता है, तो हम लोग को भारत जैसा देश, हमारा जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटेन है, वो भी जो इंग्लैंड है, वो क्या है, वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां पे शासन आप नहीं कर रहे हैं, आपके बिहाफ में कोई और कर रहा है, ठीक है। चलिए कहां गया भाई, हाँ अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो हम लोग आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखे ना, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग क्या क्या देखे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखे तो एक तो होता है रेफरेंडम आप कर सकते हैं, आप खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई सा भी पहल आप कर सकते हैं कानून बनाने के लिए, और आपके पास में राइट टू रिकॉल है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या फायदा, मतलब कौन कौन सा चीज होता है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को 2 भागों में फिर बांटा गया है। एक है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री आपका डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो आपका कानून को लागू कराने वाला होता है ना। कैसा थोड़ा चेंज कर लिया जाए भाई, हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हुआ, जो कानून को जो एनफोर्स कर रहा होता है, जो कानून को क्या कर रहा होता है, लागू कराने का काम कर रहा होता है, इसको क्या होना चाहिए, इसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर के प्रति मतलब जो कानून को बना रहा है, ठीक है, जो बनाने वाला जो है उसके ऊपर ये क्या होगा, तो ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब एक प्रकार से जो एनफोर्स करने वाला कौन होता है, तो आपको मिलता है यहां पे मिनिस्टर्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव है, हम लोग का जो एक प्रकार से जो हमारा एक प्रकार से जो कार्यपालिका है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। तो ये जो कार्यपालिका होता है, ये क्या होता है, ये मेरा जो लेजिस्लेचर है, मेरा जो व्यवस्थापिका है, उसके प्रति क्या होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो आपका कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स कोई भी काम करेंगे तो ये क्या होंगे, ये
जवाब देंगे कहां पे, तो आपका या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में इनको जवाब देना पड़ेगा। यहीं पे कानून बनता है ना, तो एक प्रकार से इसमें जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये कानून बना है तो कैसे बना है, ये सही है गलत है, जो जवाब और क्या बोलते हैं जो आपका सवाल जवाब जो होगा वो सारा कहां पे होगा, तो आपका लेजिस्लेचर में होगा। तो वही आपका यहां पे बोला जा रहा है कि आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो कार्यपालिका जो होता है वो आपका विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कहां कहां पे, आपका भारत में और आपका यूके में। आपको राष्ट्रपति जहां पे शासन होता है, जहां पे आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे हम आपको बताए थे कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है और आपका जो लेजिस्लेचर है ये क्या होता है, पूरी एक तरीके से अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और जो आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो मेनली जो हेड है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष जो है, हमारा जो नेशन का जो हेड व्यक्ति है वो कौन होती है, हमारी राष्ट्रपति होती है। लेकिन सरकार का जो हेड है ना, अगर हम लोग बोले कि गवर्नमेंट का जो हेड होता है हमारे यहाँ पे कौन है, हमारे यहाँ पे पीएम है ना। और अगर हम बोले कि हमारे पूरे देश का, हमारे पूरे नेशन का जो हेड है वो कौन है, तो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट मिलती है। यहां पे अगर आप यूएसए में जाते हैं या फिर जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे यहां पे सरकार का भी हेड यही होगा और देश का भी हेड यही होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यही मेनली जो अंतर है वो दोनों में यही है कि यहाँ पे सरकार का भी हेड और नेशन का भी हेड, दोनों का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो जहां पे आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो सरकार का हेड है वो होगा प्रधानमंत्री, और जो पूरे देश का जो हेड होगा वो कौन होगा, तो ये होगा आपका प्रेसिडेंट, जो आपका चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार का भी हेड है और आपका स्टेट का भी, पूरे देश का भी हेड है। उसके अलावा इसका एग्जांपल क्या है, इसका आपको एग्जांपल मिलता है यूएसए। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है बहुत आसान सा चीज है, इसको आप लोग हमेशा से बचपन में पढ़ते हैं, हमको लगता है कोई खास मुश्किल होना चाहिए नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का कौन कौन सा फीचर्स है, क्या क्या चीज होता है जो डेमोक्रेसी में होता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पॉपुलर सोवरेनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जनता का के पास में आपका संप्रभु शक्ति है। मतलब जो जनता है वो क्या है, वो संप्रभु है। मतलब एक प्रकार से जो भी काम हो रहा है वो किसके बिहाफ में हो रहा है, किसके नाम पे हो रहा है, तो वो आपका जनता के नाम पे हो रहा है। क्योंकि जनता ही जो है वो अपने लोगों को चुन के भेजी है जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो जनता के पास में क्या होगा, जनता के पास में आपका संप्रभु शक्ति होगा। जो हम लोग देखे थे ना, संप्रभु शक्ति क्या होता है, संप्रभु शक्ति वैसा शक्ति जब आप अपने निर्णय लेने के लिए डिसीजन, एक प्रकार से आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने निर्णय आप खुद से लेंगे और आपका जो देश होगा वो भी क्या होगा, वो भी अपने निर्णय स्वयं लेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये जो स्वयं लेने का जो शक्ति है, स्वयं निर्णय लेने का जो शक्ति है, ये किसके पास होगा, ये जनता के पास में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई भारत के द्वारा क्या दिया गया, भारत के द्वारा राइट टू वोट दिया गया। राइट टू वोट हम सभी के पास में क्या, हम सभी के पास में राइट टू वोट है। जब आप क्या होंगे, 18 साल के हो जाएंगे, जैसे ही आपका 18 साल कंप्लीट होगा, आप क्या करेंगे, आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वोट देने का जो शक्ति है, जैसे ही आपका अडल्ट आप बन जाते हैं, जैसे ही आप वयस्क बन जाते हैं, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका सार्वभौमिक, आपका वयस्क मताधिकार बोला जाता है। उसके अलावा कानून का शासन, आर्टिकल 14 का हम लोग बात किए थे कि भाई शासन जो होगा वो क्या होगा, वो उसी किताब के आधार पे होगा जो कि संविधान निर्माताओं ने लिख के दिया है ना। तो यहां पे क्या हो, यहां पे शासन जो हो रहा है वो किसी अन्य आधार पे नहीं हो रहा है, वो एक प्रकार से किसके आधार पे हो रहा है, तो आपका जो संविधान है उसी के आधार पे आपका शासन हो रहा है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो शासन किसके आधार पे होगा, कानून के आधार पे शासन होगा। उसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आपको पता है कि जो आपका इलेक्शन होता है, यही तो एक प्रकार से नींव है ना, यही तो एक प्रकार से नींव है किसका, डेमोक्रेसी का। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे पास में जो मेन जो शक्ति है ना, जनता के पास में शक्ति, जनता जो है वो अपना शक्ति कहां पे यूज करता है, तो इलेक्शन के दौरान यूज करता है। अगर इलेक्शन ही सही तरीके से नहीं होगा तो क्या हम अपने आप को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, क्या मेरा शासन तो है ही नहीं। क्योंकि हम जो निर्णय ले रहे हैं, क्या मेरा निर्णय लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वहां पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, एक अगर देश है वहां पे फेयर एंड आपका क्या होना चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जहां पे स्वतंत्र और आपका मुक्त इलेक्शन होना चाहिए कि भाई किसी भी डर के कोई वोट नहीं कर रहा है, जितना भी चीज हो रहा है वो एक प्रकार से निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। उसके बाद आपका राजनीतिक समाज
सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको समान प्रकार से आपका क्या बोलेगा अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ क्या होता है डेमोक्रेसी, वहां पे आपको कुछ अधिकार मिलते हैं और वैसे अधिकार हैं जो कि आपको गलती से भी क्या होगा आपसे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है इन अधिकारों को। ठीक है, आपसे इन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति आपसे छीनेगा नहीं। इस चीज को भी क्या करेगा, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग करते हैं यहाँ पे। रुकिए 1 सेकंड जरा सा रुक जाइएगा, 1 सेकंड जरा सा। हाँ चलिए, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा हम लोग और क्लास किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। उसके बाद आपको मिलता है क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे कि जो सरकार होता है उसका मेनली हम लोग देखे थे यहाँ पे सरकार का 3 अंग होता है ना। एक है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कि कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को पालन करवा रहा है, और ये जो कानून बन रहा है इसको ये चेक करने का काम ये कर रहा है। अब ये जो चेक करने वाला जो बॉडी है कि भाई ये सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो चेक करने वाला बॉडी है अगर ये स्वतंत्र नहीं होगा, अगर मान के चलते हैं सरकार के मतलब सरकार के ये कंट्रोल में रहे, अगर जो हमारा मान के चलते हैं ये जो जुडिशरी है ये अगर एग्जीक्यूटिव के अगर कंट्रोल में रहे, है ना, अगर ये कार्यपालिका के कंट्रोल में रहे, तो क्या होगा, कार्यपालिका कोई भी कानून जब भी इसको लागू करवाएगी, या फिर अगर मान के चलते ये अगर लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहे तो अगर कोई भी कानून ये बनाएगी तो हो सकता है ये गलत बनाए, है ना, कि क्या बोलते हैं जो कानून है वो गलत हो, ये संविधान के आधार पे ना हो, लेकिन क्या होगा, लेकिन उस कानून को क्या होगा, जो हमारा जो न्यायपालिका है वो उसको सही ठहराएगा, बोलेगा भाई सही है, तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरा मौलिक अधिकार है वो भी तो समाप्त होगा ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि भाई जो आपका जो न्यायपालिका होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका जो आपका देश है वहां पे केवल एक दल का शासन नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं चाइना, है ना, चाइना जो है वहां पे केवल एक दल का शासन है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होता है उसी का शासन है वहां पे, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी जो होता है उसी का शासन है और कोई दल नहीं है। तो कोई भी इस सीपीसी का कोई भी हेड बने, है ना, कोई भी शासन करे वो हमेशा उन्हीं के एक तरीके से विचारधारा से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे देश में अलग अलग पार्टियां होंगी और ये अलग पार्टियां इलेक्शन में लड़ेंगी, जो जीतेगा वो शासन करेगा, सिंपल सा चीज है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। कौन कौन सी चीज का हम लोग बात किए, जनता का शासन होगा, पॉपुलर सोवरेनिटी, सभी लोग के पास में वोट करने का अधिकार होगा, रूल ऑफ द लॉ होगा, आर्टिकल 14 की कोई भी जो कानून कोई भी शासन आधार होगा तो जो कानून बनाया गया उसी के आधार पर होगा। उसके अलावा जो चुनाव है वो हमें निष्पक्ष तरीके से होगा। उसके अलावा आपको मिलता है राजनीतिक समानता, सभी के पास में राजनीतिक समानता होगी। उसके अलावा फंडामेंटल राइट कि भाई जितने भी लोग होंगे उनके पास में कुछ अधिकार होंगे जिनको कोई भी नहीं छीन सकता है। उसके अलावा आपको मिलता है इंडिपेंडेंट आपका जुडिशरी जो है, जो आपका न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगा। और उसके अलावा लास्ट में आपको मिलता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ है आपका की फीचर्स है आपका डेमोक्रेसी का कुछ मुख्य तत्व है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया, कोई खास आपको दिक्कत हमको नहीं लगता है होना चाहिए। एक बार हमको बता दीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार हमको बता दीजिएगा, रीना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार हमको बताइए। आप ही हमको यहां पे दिख रही हैं फिलहाल, तो चलिए येस या नो में एक बार हमको जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी कि भाई डेमोक्रेसी का कौन कौन सा पिलर है। तो हम आपको बताए हैं 3 तो चीज इसका मेन चीज है कि भाई कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका, ये 3 चीजें तो है होती ही हैं। उसके अलावा जो चौथा पिलर जो बोला जाता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो बोला जाता है, वो किसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मीडिया को बोलते हैं। क्योंकि मीडिया जो होता है वो सही तरीके से क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, कौन सा चीज कैसे हो रहा है, उन सभी चीजों को जनता तक वो क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये 4th पिलर इसमें है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या, मतलब डेमोक्रेसी का क्या अच्छा चीज है और डेमोक्रेसी का क्या बुरा चीज है। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन सी चीज है, तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी का अच्छा चीज क्या है, तो डेमोक्रेसी का अच्छा चीज ये है कि जो भी मेरा व्यक्तिगत जो अधिकार होगा वो सेफ होगा, जो मेरा फंडामेंटल राइट है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है किसी भी परिस्थिति में, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्या है कि आपको समानता जो होता है वो हमेशा समानता को प्रमोट किया जाएगा, है ना, कि आपके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं होगा अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो। उसके अलावा जो सरकार है वो कोई भी काम करेगी उसको जवाब देना पड़ेगा। हम आपको बोले ना कि जो सरकार होगा उसका जवाबदेही होगा किसके प्रति, तो आपका लेजिस्लेचर के प्रति, है ना। अरे भाई
लेजिस्लेचर के प्रति क्या होगा, आपको जवाबदेही रहना पड़ेगा। आप क्या होगा यहाँ पे शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन मतलब कि अभी मान के चलते हैं अभी बीजेपी का शासन है ना, उससे पहले कांग्रेस का शासन था। जब कांग्रेस जब हारी और बीजेपी जब पावर में आई तो क्या हुआ, यहाँ पे शांति से सत्ता जो था वो जनता एक प्रकार से बीजेपी को दे दिया गया, जो शक्ति था वो बीजेपी को दे दिया गया। अभी बीजेपी शासन कर रही है, कल को हो सकता है बीजेपी अगर कभी कल को हार जाए और फिर से अगर मान के चलते कांग्रेस या कोई और पार्टी जीत जाए, है ना, कोई भी अदर पार्टी जीत जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है वो शांति तरीके से दे दिया जाए कि भाई तुम जीत गया, अब तुम शासन करो, है ना। अगर मान के चलते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप राजा के शासन में रह रहे हैं, अगर आपका एक राजा का शासन अगर समाप्त हो गया तो दूसरे राजा तक सत्ता का जब भी आपका ट्रांसफर होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा, हिंसा बहुत ज्यादा होगा। यहां पे वो चीज नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डेमोक्रेसी का कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो प्लेटो थे, है ना, प्लेटो आपको ध्यान में होगा, प्लेटो बहुत बड़े क्या थे, आपके सोक्रेटिस जो थे उनके आपके शिष्य थे प्लेटो, है ना, बहुत बड़े विचारक थे। अब ये जो प्लेटो थे ये क्या बोलते थे ना, ये आपका एक प्रकार से ये लोकतंत्र को बहुत बुरे तरीके से मानते थे कि भाई लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र बहुत बुरा है। अब लोकतंत्र क्यों बुरा है, तो लोकतंत्र बुरा इसलिए क्योंकि इनका कहना ये था कि ये ना मूर्खों का शासन है ना, ये बस भीड़ का शासन है, इसको क्या बोलते थे, केवल ये भीड़ का शासन है। अब मान के चलते हैं, अगर आप सोचिए खुद से कि अगर हमको कानून बनाना है ना, मान के चलते हैं जनता कानून बना रही है, जनता के पास में कानून बनाने का शक्ति है। जनता जो है वो अगर पढ़ी लिखी नहीं है, जनता अगर चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपल सा ये होगा कि भाई जनता जो है वो गलत व्यक्ति को सत्ता में ले आएगी, और अगर गलत व्यक्ति एक बार सत्ता में आ गया तो क्या होगा, वो पूरे देश का आपका बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका जो प्लेटो है वो क्या बोले थे, वो बोले थे कि भाई डेमोक्रेसी तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग अभी के टाइम में देखते हैं कि आपका जितने भी जनता है वो ज्यादातर जो जैसे हमारे देश का भी जो जनता देखे, ज्यादातर जनता पढ़ी लिखी है ना, तो ज्यादातर जनता को सही गलत का पता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार से कुछ लोग हैं जो कि इसको सही मानते हैं, कुछ लोग हैं जो कि इसको गलत मानते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज है, तो यहाँ पे जो भी निर्णय होता है वो बहुत देरी से होता है। कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी कानून बनाना है, तो कानून बनाने में क्या होगा, अगर मान के चलते हैं अगर राजा का शासन है तो राजा एक फरमान जारी कर दिया है ना, उसके ऊपर में वो कानून बन गया है। अब अगर डेमोक्रेसी में कानून बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या होगा, लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। अगर लोकसभा में आया तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में आया तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। दोनों जगह से जब पास होगा, है ना, अगर मान के चलते हैं कोई अगर हल्का फुल्का गड़बड़ हो गया, पास नहीं हो पाया, मेजोरिटी नहीं हो मिल पाया, तो वो फेल हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा कमिटी में जाएगा, वो कमिटी उसके ऊपर में चेक करेगी, उसके ऊपर में राष्ट्रपति फिर साइन करेंगे, उसके बाद में फिर वो क्या होगा, वो आपका जुडिशरी के ऊपर में भी हो सकता है कोई व्यक्ति जाए और बोले कि भाई न्यायपालिका आप देखिए कानून जो है ये सही है या नहीं है। फिर न्यायपालिका हो सकता है उस कानून को सही बोले या गलत बोले, अगर गलत बोलेगी तो फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो निर्णय लेने का जो शक्ति है या फिर निर्णय लेने का जो टाइम है यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहता है। यहाँ पे आज कोई शासन कर रहा है, इस जो मान के चलते हैं यहाँ पे कभी कभी जैसे होता है कि अगर आप 1990 का दौर देखेंगे, भारत का 1989-90 का दौर देखेंगे, तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को मेजोरिटी मिल ही नहीं रहा था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिल रहा था, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो वहां पे क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति 8 महीने के लिए कर रहा है, कोई 10 महीने के लिए शासन कर रहा है, कोई 12 महीने के लिए शासन कर रहा है, तो उस प्रकार का सिचुएशन था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा आपको क्या मिलते हैं, आपका बहुमत का अत्याचार। हम लोग ये देखे कि मेजोरिटी का ट्रेनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका कि ये क्या बोलते हैं, प्लेटो के द्वारा ही बोला गया कि भाई जो मेजोरिटी है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा जो बहुमत में लोग हैं वो सही ही बोल रहे हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाला चीज है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि चुनाव में बहुत बार भ्रष्टाचार भी होता है, पैसा वैसा देके हम लोग क्या करते हैं, तो एक प्रकार से चुनाव में अब वोट खरीदने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, मोनार्की हम लोग देख चुके हैं, राजतंत्र होता है, डिक्टेटरशिप हम लोग देख चुके हैं, जहां पे ये जो मोनार्की है ये क्या होगा, यहाँ पे ये मेनली अच्छा होगा, है ना, ये हम लोग गुड देखते हैं ना, ये अच्छा होगा। अगर ये व्यक्ति क्या होगा, ये अपना निर्णय स्वयं लेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजतंत्र में मेनली होता है कि यहाँ पे ये मंत्री होता है, उन सभी से सलाह लेके किया जाता है निर्णय, और इसके ऊपर में कंट्रोल होता है। हम लोग इसके ऊपर में बात किए हैं पहले लास्ट क्लासेस में, कंट्रोल होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर है ना, इसको हम लोग लास्ट क्लासेस में बात किए थे, आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे
जो डिक्टेटरशिप होता है वहां पे अनलिमिटेड पावर होता है। उसके अलावा हम लोग अभिजात वर्ग का बात किए, अभिजात वर्ग क्या होता है, जहां पे कुछ लोगों का शासन होता है। उसके अलावा हम लोग थ्योरोक्रेसी का बात किए थे, ठीक है। थ्योरोक्रेसी क्या होता है, तो जहां पे धर्म के लिए शासन होता है, धर्म के द्वारा शासन होता है, ठीक है। तो यहां पे एक प्रकार से एरिस्टोक्रेसी था और एक था आपका ओलिगार्की, है ना, ओलिगार्की भी था। ओलिगार्की क्या था, तो ओलिगार्की हम बताए थे जहां पे क्या होता है, जहां पे इसको हम लोग बोले थे धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का क्या था, तो धनिक तंत्र में कुछ लोगों का शासन है और ये लोग जो है, ये लोग हो सकता है कि ये लोग केवल अपने लिए शासन कर रहे हैं। जब ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो अभिजात तंत्र या फिर इसको कुलीन तंत्र बोलेंगे, जब ये जनता के लिए शासन होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कुछ लोगों का शासन है ना। यहाँ पे कुछ लोगों का शासन, फ्यू लोगों का शासन, इसको अगर हम ठीक से अगर आपको बताएं तो यहाँ पे क्या है भाई, यहां पे फ्यू लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन, अगर ये अच्छे तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये कुलीन तंत्र कहलाएगा, ठीक है। अगर ये कुछ लोगों का शासन है ये, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बस अपने लिए शासन कर रहे हैं, अगर ये गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, अगर ये गलत तरीके से शासन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका धनिक तंत्र कहलाएगा, धनिक तंत्र कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं, ठीक है, ओलिगार्की। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज को हम लोग लास्ट क्लासेस में आपका डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आपको पता है कि भारत जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम लोग अपना जो संविधान है इसको लागू किए हैं 26 दिसंबर 1950 को। इसी दिन से हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश अपने आप को क्या किए, घोषित किए। आपको पता है भारत का जो संविधान है उसी पे आधारित क्या होता है, हमारा जो शासन हो रहा है वो इसी के आधार पे हो रहा होता है, जिसमें लोगों के पास में क्या होता है, लोगों के पास में फंडामेंटल राइट है। और जो जुडिशरी जो होता है वो क्या कर रहा है, इसका एक प्रकार से क्या बोलते हैं, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कौन कौन सा चीज आता है, तो इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, जनता का भागीदारी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जनता उसमें पार्टिसिपेट करे एटलीस्ट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिबेट करते हैं कि भाई क्या चीज हो रहा है वो सही है नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स होता है जो कि आपका काम करवाता है सरकार से। बहुत बार क्या होता है, किसान मान के चलते हैं, जो फार्मर्स है, फार्मर्स का अपना दबाव समूह है ना, या फिर मान के चलते हैं जो सरकारी अधिकारी हैं उनका अपना दबाव समूह है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप इस काम को करिए। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स होता है, यहाँ पे विचार विमर्श होता है, यहाँ पे डिबेट होता है, यहाँ पे जनता का पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वोटिंग होता है। तो ये सब चीज क्या, ये सब चीज आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आता है। अगर अच्छा आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, जो जनता है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो आपका जो विपक्ष है, जो अपोनेंट में आपका जो है वो क्या, वो भी मजबूत पता है ना। अभी जो है हमारा ओपोनेंट कौन है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमारा ऑपोजिशन में है, लेकिन इसके पास बहुत कम सीटें हैं। अब बहुत कम सीटें हैं तो ये क्या, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये अगर कमजोर है तो ये ज्यादा, ये क्या करेगा, ये सरकार के जो भी कदम होंगे, सरकार जो भी काम करेगा उसके ऊपर में ये प्रश्न बहुत नहीं कर सकती है। अगर ये प्रश्न नहीं करेगी तो ये क्या है, लोकतंत्र के लिए खराब है। जो लोकतंत्र में जो मीडिया होती है, जैसे हम आपको बताए थे कि जो फोर्थ पिलर है, तीन पिलर तो हम लोग देख चुके थे, लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव और आपका क्या, जुडिशियरी। लेकिन जो चौथा जो पिलर होता है डेमोक्रेसी का वो कौन है, मीडिया है। और मीडिया को कैसा होना चाहिए, तो स्वतंत्र होना चाहिए। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए और जो लोग होंगे वहां के वो पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए कि भाई आसपास में क्या चीज हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई अच्छा ये चीज हो रहा है, ये हमको तो अफेक्ट करता ही नहीं है तो हम उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वैसा चीज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आप एक प्रकार से आपका जो लोकतंत्र है वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल, मतलब एक प्रकार से फलेगा फूलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इनसे इसके साथ में हम लोग का जो डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है ये हम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो है हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उम्मीद है ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लें, डेमोक्रेसी क्या होता है इसको हम लोग देख चुके हैं। अब्राहम लिंकन का और एवी डाइसी का हम लोग इसमें क्या देखे हैं, आपका जो कोट है उसको देखे। अब मतलब एक प्रकार से अब्राहम लिंकन क्या बोले थे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल बोले थे, है ना। और उसके अलावा आपका एवी डाइसी क्या बोले थे, एवी डाइसी आपका रूल ऑफ द मेजोरिटी का बात किए थे। उसके अलावा हम लोग क्या बात किए, ये जो डेमोक्रेसी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका डेमोस और एक है आपका क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। जब ये दोनों मिलता है तो ये क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है।
उसके अलावा हम लोग क्या देखें, उसके अलावा हम लोग आपको देखें कि डेमोक्रेसी जो होता है उसका दो टाइप होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज होता है, रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, राइट टू रिकॉल होता है। उसके अलावा आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज होता है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको यह ध्यान में होगा कि भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो चीजें आती है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आपका संसदीय लोकतंत्र होता है, और एक होता है आपका राष्ट्रपति का शासन, है ना, राष्ट्रपतीय आपका शासन प्रणाली, जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी है। उसके अलावा हम लोग क्या बात किए, फीचर्स कौन कौन सा चीज है, ये हम लोग बात किए कि भाई कौन कौन सा फीचर्स है डेमोक्रेसी का। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि भाई मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है, और एक अच्छा लोकतंत्र में कौन कौन सी चीजों को आपका आवश्यकता आपको पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके साथ में हम लोग का आपका डेमोक्रेसी वाला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हम आपको लास्ट क्लासेस में दिए थे, बहुत छोटा छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं छुआ छुआ वाला प्रश्न, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं छुआ छुआ वाला प्रश्न। वो छुआ वाला प्रश्न हम आपको दिए थे। उम्मीद है आप लोग इसको बनाए होंगे। कोशिश करिएगा कि इसका हमको जवाब आप देते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, मतलब हम लोग का जो संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ था, आपको ये ध्यान में रखना है भाई, किस दिन लागू हुआ था। तो ये क्या 26 जनवरी आपका 1950 को ये लागू हुआ है, आपको ये ध्यान में होगा, है ना। ठीक है, 26 जनवरी 1950, है ना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो इस दिन हम लोग का जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, है ना। हम अपना संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूरा जो संविधान है वो लागू हो गया था। भारत किस प्रकार का राज्य कहा जाता है, भारत कैसा राज्य, भारत क्या मोनार्की है, तो ऑब्वियसली मोनार्की तो नहीं है। क्या भारत थ्योरोक्रेसी है जहां पे धर्म का शासन होता है, धर्म का शासन भी नहीं है। क्या भारत डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप भी नहीं है। तो क्या बचा हम लोग के पास में, भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आपका देश है। ठीक है, गणराज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पूरा नाम है कि भारत क्या, भारत एक संप्रभु धर्म क्या बोलते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको तीसरा प्रश्न यहां पे मिलता है, भारत का संविधान का जो संरक्षक है, कौन है जो भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसको कहते हैं, तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। कि भाई कोई सा भी अगर कोई भी कानून बना है वो सही है गलत है, उसके ऊपर में चेक करने का कि कहीं कोई कानून बना है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा है ना। तो ये संविधान को बचाने का काम कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके अलावा क्या है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, कोई बताएगा हमको, हाँ, भाग 2, 3, 4 या 5, कोई बताइए जरा सा, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण कर ले, बताइए। देख क्यों किसी का जवाब नहीं आया ना, क्यों किसी का जवाब नहीं आया, हम आपको बताए थे ना। पार्ट एक क्या था, पार्ट 1 था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। 2 क्या था, 2 में हम आपको बताए थे सिटीजनशिप था, है ना। 3 में क्या था, 3 में था आपका फंडामेंटल राइट। 4 में क्या था, 4 में था आपका डीपीएसपी। 5 में क्या था, सॉरी 5 से पहले था आपका 4A में क्या था, 4A में था आपका फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद था 5 क्या था आपका यूनियन के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद में 6 क्या था आपका स्टेट था, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई मौलिक अधिकार किस में है, फंडामेंटल किस में है, तो फंडामेंटल राइट आपका भाग 3 में है। आसान सा चीज है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपको पता है कि भाई आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है वो इसमें आता है। आसान सा चीज है ये, है ना। भाग 2 किस चीज का बात करता है, भाग 2 बात करता है आपका सिटीजनशिप का। भाग 3 बात करता है आपका फंडामेंटल राइट का। भाग 4 आपका बात करता है डीपीएसपी का, है ना। भाग 5 किसका बात करता है, तो यूनियन का बात करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान सा चीज है ये तो। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान में है। एक बार सारा आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 21 क्या है, हाँ आर्टिकल 21 क्या है, तो आर्टिकल 21 हम आपको बताए थे कि भाई राइट टू लाइफ मतलब आपके पास में जीवन का अधिकार है कि आपसे कोई भी आपका जीवन कभी नहीं छीन सकता। हम आपको बताए थे कि अगर कभी भी आपका इमरजेंसी भी लागू होता है
तो उस इमरजेंसी के आधार पे भी आपका सारा का सारा फंडामेंटल राइट आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका जो आर्टिकल 21 है ये समाप्त कभी नहीं होगा, आपसे आपका जीवन कोई कभी भी नहीं छीन सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 21 है। उसके अलावा हम आपको क्या बोले थे, एक है आपका आर्टिकल 21 का ए, है ना। आर्टिकल 21 क्या है, तो हम आपको बोले थे राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया है ये, तो ये आपका जोड़ा गया था 2002 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, तो आपको ध्यान में होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया था, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, जिसमें आपका आर्टिकल 21A आपका मेनली आपका हमारे फंडामेंटल राइट में ये जोड़ा गया था। उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और चीज जोड़ा गया था। वो क्या जोड़ा गया था, तो हम आपको बोले थे कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी था, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी जो कब आया है, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन से आया है ना, 46 संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के बाद में, है ना। स्वर्ण सिंह समिति का रिकमेंडेशन था, उसके आधार पे क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। पहले ये कितना ड्यूटी था, तो पहले ये टोटल नंबर कितना था इसका, 10 था, है ना, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, है ना, 11 फंडामेंटल ड्यूटी। और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्या था, हम आपको बोले थे कि भाई जितने भी बच्चे आपका 6 से लेके 14 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो होगा वो उनके माता पिता उनको करवाएंगे, है ना। ये यही था एक प्रकार से, ये माता पिता का फंडामेंटल ड्यूटी था। उसके अलावा हम आपको बोले थे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, जो रिट जारी होता है ना, रिट जारी जो होता है ना, हम लोग क्या बात की, तो टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं। और ये 5 प्रकार का जो रिट है ये कौन जारी करता है, तो ये 5 प्रकार का रिट आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। मतलब हम लोग आपको बोले थे कि भाई इसी को क्या बोला गया, इसी को भी मतलब आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला गया है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका हृदय और उसका आत्मा बोला गया। क्यों, क्योंकि आपका जितना भी फंडामेंटल राइट है, अगर गलती से भी उसका अगर वायलेशन हो रहा है, तो वो सारा का सारा फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, तो आप उन सारे आर्टिकल मतलब एक प्रकार से आप अपने फंडामेंटल राइट को एक तरीके से बचाने का काम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करता है। उसके अलावा हम लोग आपका आर्टिकल 51A क्या है, तो आपका आर्टिकल 51A आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 356 का हम लोग बात किए थे, आर्टिकल 356 हम लोग बात किए थे कि भाई आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है, आपका पूरे देश में इमरजेंसी लगता है। आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है, अगर राज्यों में जो इमरजेंसी लगता है ना, कि भाई राज्य में किसी राज्य में लगा दिया गया है आपातकाल या फिर राष्ट्रपति का शासन, तो वो राष्ट्रपति का शासन इसी से लगता है। और एक और क्या, एक और है आपका 360। ये 360 क्या था, तो हम आपको बताते हैं ये वित्तीय आपात, है ना, कि भाई ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, ये क्या है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप हमको ये बताइएगा कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात है, हम लोग किस देश से लिए हैं, इस चीज का हमको आंसर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को तो एक प्रकार से क्या बोल रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आपको ध्यान में है, फंडामेंटल ड्यूटी आपका आर्टिकल 51A के तहत आता है। आसान सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद आपको मिलता है कि भाई क्या बोलते हैं, जो संविधान सभा है उसका मेनली प्रेसिडेंट कौन था, है ना। ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि फंडामेंटल जो संविधान सभा उसका अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको पता है कि आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो क्या बने थे, वो आपके एक प्रकार से उसको बोला जाए तो वो क्या बोलते हैं, वो नॉन परमानेंट बने थे, है ना। वो परमानेंट नहीं थे, वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं बने थे, वो अस्थायी आपका अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष आपको कौन मिलता है, राजेंद्र प्रसाद आपको मिलते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न था। उसके बाद आपको क्या मिलता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान में होगा 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। उसके अलावा आपका नगर पालिका कब जोड़ा गया है, तो ये क्या है, ये 74वां संविधान संशोधन अगेन 1992 के तहत ये क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये तो आसान सा चीज है ना। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल का जो गवर्नर है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। आपको ध्यान में होगा राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है, जो उसका जो हायर जो बॉडी होता है वो एक प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर का क्या कहलाता है, लोकसभा तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, राज्यसभा तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, विधानसभा भी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाता है, ये विधान परिषद कहलाता है। कितने राज्यों में है विधान परिषद, तो हम आपको बताएं थे टोटल 6 राज्यों में। किन किन राज्यों में है, तो आपको पता होगा भाई बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, उसके अलावा आपको कर्नाटक में मिलता है,
उसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है और आपका तेलंगाना में मिलता है ना। तो ये टोटल 6 राज्य हैं जहां पे आपको विधान परिषद मिलता है, जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। उसके अलावा आपका है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम आपको बताएं ना, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप क्या करते हैं, आप अपने जितने भी अधिकार हैं उनका आप सुरक्षा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 32 में है, ठीक है। उसके अलावा मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? कौन मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। जब क्या होता है, जब आपका इमरजेंसी लगता है, कभी भी इमरजेंसी का टाइम आ जाएगा और इमरजेंसी के टाइम में आप बोलिएगा कि सर मेरा तो राइट टू क्या बोलते हैं, फ्रीडम है ना, कि भाई हम कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं, कहीं पे भी हम किसी से भी मिलने जा सकते हैं, पूरे देश में हम कहीं पे भी रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको ये बोला जाए कि नहीं बाबू अभी इमरजेंसी लगा हुआ है। इमरजेंसी के तहत में क्या होता है, इमरजेंसी के तहत में आपका राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका एक प्रकार से आपसे छीन लिया जाता है, आपका राइट टू इक्वालिटी, वो सारा चीज आपसे छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे केवल आर्टिकल 21 जो हम आपको बताएं वो लागू ही रहता है, वो गलती से कभी भी आपसे नहीं छीना जाएगा। उसके अलावा आपको मिलता है कि भाई भारतीय सदन में कितने सदन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो आपको मिलता है, आपको पता है 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ऑब्वियस सा चीज है। स्थानीय स्वशासन जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसका मेन एम क्या है? सत्ता का क्या विकेंद्रीकरण या सत्ता का केंद्रीकरण? सत्ता का केंद्रीकरण मतलब क्या हो गया, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सारा का सारा जो पावर है वो किसी एक जगह पे रहेगा, ये क्या होगा, ये सेंट्रलाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है, ये सत्ता का केंद्रीकरण बोला जाता है। लेकिन अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जो पावर है वो बहुत सारे अंगों में क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा, है ना, बहुत सारे अंगों में क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा, बटा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन में भी यही हो रहा है कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण का बात होता है। यहाँ पे हम लोग जो मेनली जो सत्ता है, जो पावर है, वो हर मतलब अलग अलग यूनिट्स में वो बटा हुआ रहता है। उसके अलावा आपको मिलता है कि भाई ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का हेड कौन है? जिलाधिकारी तो होगा नहीं, विधायक होगा नहीं, संसद होगा नहीं, तो यहाँ पे पंचायत का कौन होगा? सरपंच होगा, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पे मुखिया माना जाना जाता है, कहीं पे सरपंच माना जाता है। अगर यहाँ पे मुखिया अगर रहता है तो आप मुखिया को सेलेक्ट करते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग ऐड कर लेते हैं, बस 2 मिनट का और क्लास है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत में कितना शब्द जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? आपको ध्यान में होगा 1976 में हुआ है। इसके तहत टोटल 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक जोड़ा गया है आपका समाजवाद, ठीक है, एक है आपका समाजवाद, एक है क्या, एक है आपका अखंडता, और एक है आपका धर्मनिरपेक्ष। तो ये 3 शब्दों को क्या किया गया है? इन 3 शब्दों को आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन से ही हम आपको बताए थे फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया है, जिसका संख्या कितना है? टोटल 10 है। ये सब चीज भी आपको ध्यान में होगा, ठीक है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल से कहां तक है? तो समानता का अधिकार आपको पता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। यहाँ पे ये 12 के जगह पे ये 14 होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आपको ध्यान में रखिएगा। 14 से लेके 18 जो है वो आपका समानता का अधिकार का बात करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलता है कि भाई भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है राष्ट्रपति जी लगाते हैं। 3 आर्टिकल है, मतलब 352, 356 और 360 के तहत में, है ना। 352 के तहत में पूरे देश में लगता है, 356 के तहत में किसी एक भाग में, किसी एक राज्य में लगता है, और 360 जो है वो क्या करता है, वो वित्तीय आपातकाल का बात करता है ना। ये वित्तीय आपातकाल हम लोग कहां से लिए हैं? वित्तीय आपातकाल हम लोग अमेरिका से लिए हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग कहां से लिए हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको यूएसएसआर जैसा देश आपको मिलता है जहां से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं। संविधान निर्माण जो है वो किस वर्ष कंप्लीट हो गया था? तो हम लोग देखते हैं कि 1949 का जो 26 नवंबर था, उस समय हम लोग का जो संविधान निर्माण था वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं बायकैमरल जो है, वो आपका लेजिस्लेचर जो है वो सिस्टम कहां पे है, कहां पे द्विसदनीय आपको मिलता है? तो केंद्र में तो पक्का द्विसदन है, जहां पे आपको लोकसभा और राज्यसभा मिलता है। कुछ राज्यों में भी है, जो हम लोग कितना बात किए, 6 राज्यों का हम लोग बात किए, तो आपको मिलता है, इसका जवाब क्या होगा कि केंद्र में है और कुछ राज्यों में है। कुछ राज्य कितने हैं? तो 6 राज्य है, ठीक है।
उसको आपको मिलता है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है 5 सालों का होता है। राज्य सूची में कितने विषय हैं, ठीक है, तो राज्य सूची में आपको ध्यान में रखना है, राज्य सूची में टोटल लगभग 52 विषय आपको राज्य सूची में आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, मौलिक अधिकार कौन लागू करता है, तो मौलिक अधिकार, ये 2 प्रश्न आप हमको इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का आप हमको जवाब दीजिए कि भाई मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है, और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित, अच्छा ये क्वेश्चन तो खैर कल ही हम आपको बताए थे, गलत हो गया, ठीक है। तो ये केवल हमको क्वेश्चन नंबर 25 का आप हमको जवाब दीजिएगा। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया, कोई खास आपको दिक्कत होगा नहीं। हम लोग बहुत सारा हम लोग का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस है ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास और होगा पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद हम लोग 1 क्लास इसी पॉलिटिकल साइंस से डेडिकेटेड जितना भी प्रश्न होगा जो कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है ना जेटेट में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे उन सभी को डील करने का। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी को थैंक यू अभी तक ज्वाइन रखने के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।